नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं ताबिश हुसैन। बंगाल में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा भी बढ़ता ही जा रहा है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर अब घमासान तेज हो चुका है। ममता बनर्जी के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और अब फॉर्म 6 के जरिए नए नाम जोड़ने में भी गड़बड़ियों की आशंका विपक्ष जता रहा है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग लगातार ये दावा कर रहा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। इस बीच मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है, लेकिन एसआईआर पर विवाद लगातार जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। कुछ सवाल जो हम पूछेंगे, बंगाल में एसआईआर पर इतना घमासान क्यों है? ये बड़ा सवाल है जिस तरह की सियासत एसआईआर को लेकर हो रही है। दूसरा सवाल यह कि बंगाल में एसआईआर पर सियासत कौन कर रहा है? एसआईआर पर ओवैसी के आरोपों का सच क्या है? जो गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को लेकर लगा रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। सियासी दलों को चुनाव आयोग पर भरोसा आखिर क्यों नहीं है? इतना कुछ यहां पर इसको लेकर कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग पर सियासी दलों का भरोसा बनता क्यों नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि बंगाल चुनाव में एसआईआर किसका हथियार है? अगर इसको लेकर सियासत हो रही है तो कौन इसको एक हथियार की तरह यहां पर इस्तेमाल कर रहा है? ये बड़े सवाल हैं जिस पर हम आज जवाब जानेंगे। तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अलग अलग पार्टियों के, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे जरा आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर निखिल प्रसून है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मौमिता चक्रवर्ती जुड़े हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वयं प्रकाश पोहित जी हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। और मोहम्मद नफीस अंसारी हैं, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। आप सबका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगा यहाँ पर स्वयं प्रकाश जी। टीएमसी को बड़ी शिकायतें हैं एसआईआर के मुद्दे पर। इतने वक्त से आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन संतुष्ट नहीं है टीएमसी। बताइए जरा, क्या आपको इतनी परेशानी है इस मुद्दे पर? नहीं, परेशानी की वजह यह है कि देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने 1.5 करोड़ रोहिंग्या बोल करके 1.5 करोड़ लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर खड़ा कर दिया लाइन के अंदर में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा मारा कि जुडिशियल इंटरफेरेंस करके लोगों के नाम वापस जुड़ने शुरू हुए। दूसरी तरफ कल पता चला कि 30,000 फॉर्म जो अन्य प्रदेश के फॉर्म्स है वो बैग्स में भर भर के, हमने तो वीडियो भी दिया है आपको, आप हमारे ट्विटर के सोशल मीडिया हैंडल पर देख सकते हैं। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी भी गए, परसों भी गए, कल भी गए। उनको वहां पे 30,000 थैलों में, बस्तों में वो फॉर्म कहां से आ रहे हैं? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश, वहां से वोटर्स आकर के क्या पश्चिम बंगाल का वोट निर्धारण करेंगे? वहां का मतदान निर्धारण करेंगे? यही तो सवाल है कि लोकतंत्र अपने आप में एक मतलब हास्यास्पद बन गया है। ये जो सवाल सर आप पूछ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में मामले की यहाँ पर चर्चा हुई थी, वहां पर ये मुद्दा उठा। आपके जो वकील हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि 30,000 फॉर्म यहाँ पर जमा किए गए, फॉर्म 6। इस पर क्या कहा गया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने यहाँ पर कहा कि पहली बार नहीं हो रहा है, आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन उठाइए, उसमें दिक्कत क्या है? ऑब्जेक्शन नहीं, सुनिए, देखिए क्या होता है। फॉर्म 6 का मतलब है, अगर मुझे अपने घर से किसी एक वोटर को ना, मैं अप्लाई करूंगा ना, भारतीय जनता पार्टी का कैडर करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कैडर BLO 2 बजा करके, बीजेपी का ERO जा करके, वो सब तो उनके ही नुमाइंदे हैं। आपने केरला में देखा, लेटर पेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और रबर स्टाम्प भारतीय जनता पार्टी की। उनको माफी मांगनी पड़ी और बोला अधिकारी को हटा दिए। ऐसे कितने अधिकारी आपको पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। इसी पर तो सवाल है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पार्टी ऑफिस से चल रहा है। यही तो सवाल है कि देश की यही तो सवाल है ना सर कि ये मजाक बनाया जा रहा है जनता के साथ में। ये भी तो सवाल है ना स्वयं प्रकाश जी, अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी के ऑफिस से चल रहा है तो फिर तो असंतोष वाली बात हो गई ना। फिर आप चुनाव में किस भरोसे से जा रहे हैं? अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा नहीं है तो फिर वही सवाल होता है, अगर आप जीत जाते हैं तब वो भरोसा कायम हो जाता है। देखिए, अभी बात हो रही है वोटर की काट छाट पर और एडिशन पर। पहले आपने कटवाए फॉर्म 7 के भर भर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और अभी फॉर्म 6 में अन्य प्रदेशों के वोटर उठवा रहे हैं। आप मुझे बताइए, स्वयं प्रकाश पुरोहित का अगर एक आईडी कार्ड है, एक आधार कार्ड है, वोटर कार्ड से कनेक्शन करके एक क्यों नहीं करते हैं? एक तरफ आप बात करते हैं वन इंडिया वन इलेक्शन की, और दूसरी तरफ अन्य प्रदेशों से। चलिए, इस पर जवाब ले लेता हूं। आपने कई सारे सवाल यहाँ पर रेज कर दिए, आपने कई सारे सवाल यहाँ पर स्वयं जी रेज कर दिए। डॉक्टर निखिल प्रसून हमारे साथ है। निखिल प्रसून जी, गंभीर आरोप यहां पर लगा रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता, कह रहे हैं कि आपका कैडर जाकर फॉर्म 6 लेकर जमा करा रहा है चुनाव आयोग में और वोट कटवाने की आप बात कर रहे हो, बाहर के लोगों के वोट जुड़वा रहे हैं।
देखिए, इस अनर्गल प्रलाप को सुनते हुए हमें काफी महीने हो गए। एसआईआर की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से इन्होंने समय समय पर सवाल उठाए हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मुख्यमंत्री महोदया खुद ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रस्तुति दिया है और समय समय पर पहले जो आपत्तियां थी और जिसमें कि जो क्लास 10 का एडमिट कार्ड की बात हो या आधार कार्ड को मान्य करने की बात हो, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उचित सुनवाई की और दिशा निर्देश दिए। जिन दिशा निर्देशों को आत्मसात करके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों का संज्ञान लिया उसके तत्वावधान में कई सारे आदेश निर्गत किए और उन आदेशों को जमीन पर अनुपालित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हर एक दूसरे दिन, हर एक तीसरे दिन लोगों को भयाक्रांत करने के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते करते ये लोग भारत के लोकतंत्र पर भी हमला करने पर आमादा हो गए हैं। मेरा ये कहना आज फॉर्म 6 नहीं तो जो कंसर्न है निखिल जी, जो कंसर्न है कि इतनी बड़ी तादाद में फॉर्म 6 लेकर लोग वहां पर क्यों दाखिल हो रहे हैं, आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? अगर ये सवाल उठाया जा रहा है तो इसमें कोई आपको लगता है कि गलत बात है, जांच नहीं होनी चाहिए ऐसे इल्जामों की, आरोपों की? जांच हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जाकर के इलेक्शन कमीशन के पास ये लोग जाएं, अगर इलेक्शन कमीशन से फिर भी संतुष्ट ना हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए। हो सकता है कि जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले लोग हैं वो लोग फॉर्म 6 के माध्यम से सोच रहे हो कि उनकी वहां सुनवाई हो जाए। तो अगर लोगों के मन में कोई एम्बिग्विटी है तो इलेक्शन कमीशन भी दूर करे। जो भी नए वोटर्स हैं उनके फॉर्म 6 के माध्यम से नए वोटर बनने की प्रक्रिया तो बाधित नहीं की है इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ने। हो सकता है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जिनका नाम कट रहा है वो लोग फॉर्म 6 के माध्यम से प्रयास कर रहे हो। तो इसका क्या, जो भी कारण, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आती है? समय समय पर बेवजह हमारे नाम को संलिप्त किया जाता है कि यहां से वोट, ये बिहार और यूपी का भी तो अपमान है। आप तो इसलिए आ जाते हैं सर कि वो कह रहे हैं चुनाव आयोग आपके इशारे पर काम कर रहा है। ये भी एक बड़ा आरोप जो विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। बहरहाल इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। नफीस अंसारी साहब, आप जरा यहाँ पर आइए। आप जरा ये बताइए कि एसआईआर के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन आप ममता बनर्जी के भी खिलाफ हैं। आप इस मुद्दे के साथ खिलाफ उनके साथ भी नजर आ रहे हैं और सियासत जो है अलग तरह की लड़ रहे हैं। ये नागरिकता को लेकर सवाल कैसे वो उठा रहे हैं? पर एसआईआर के मामले में नागरिकता का सवाल कहां से आ गया? देखिए ताबिश जी, जब बात देश की आएगी, संविधान की आएगी, तो हम नहीं देखेंगे कौन हमारे खिलाफ है कौन विपक्ष में, हम साथ खड़े रहेंगे। देश की जब बात आएगी, एसआईआर का मामला देश से जुड़ा हुआ है। देखिए, एसआईआर होना चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं कि एसआईआर नहीं है, किस तरीके से की जा रही है हम उसके खिलाफ। अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम कंप्लीट ही नहीं हुआ तो आपने चुनाव की घोषणा किस हिसाब से की है? ये दर्शाता है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने ज्यादा हड़बड़ाई हुई है। आप मेरी बात करेंगे, मैं खुद पश्चिम बंगाल कोलकाता से आता हूँ। हम 5 भाई, एक भाई ने सबका पासपोर्ट बना हुआ है और सबका नाम विचाराधीन लिस्ट में डाल देगी। आप यकीन करेंगे, जिस घर में माँ बाप भाई बहन सबका पासपोर्ट बना हुआ हो उसको बताया जा रहा है कि आप नागरिकता प्रमाण दो। हमने जाकर किसको दिया, तब जाकर के वो क्लियर हो गया। हमारा एक दोस्त है जो रहता है राजा बाजार में, नागरिकता प्रमाण एसआईआर में कहां मांगा जा रहा है सर? है नागरिकता प्रमाण कहां मांगा जा रहा है? यही तो सवाल है ना कि आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या एसआईआर के नाम पर? नहीं, मैं आपको लोगों को जिस तरीके से तकलीफ दी जा रही है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आपने शिकायत की इस बात की, आपने एफआईआर करवाई, कंप्लेंट करी इस तकलीफ के बारे में? एफआईआर करवाएंगे सर। हाँ सर, क्या एफआईआर करवाएंगे? तृणमूल कांग्रेस इस बंगाल में उनकी सरकार है, वो इस मामले में जो कुछ करना पड़ रहा कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है वो कर रहे हैं, लोगों का फॉर्म भरने जो हमारी हैसियत है वो हम कर रहे हैं। उच्च लेवल का काम हमारे हाथ के बाहर। और एसआईआर को लेकर जब कोई मामला क्लियर नहीं है तो फिर इलेक्शन की घोषणा क्यों की गई है? हाँ। और आज भी आप 60 लाख नाम फंसा करके रखे हुए, लोगों का डॉक्यूमेंट मौजूद है, फिर भी उनका नाम बार बार विचाराधीन में आ रहा क्यों? हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी घबराई भी है, उसके पीछे हम कुछ रीजन आपको देना चाहेंगे। देखिए, ममता बनर्जी जी ने पिछले 15 सालों में जो काम पश्चिम बंगाल में किया है, मैं मान के रहता हूँ, फिर भी मैं आपको कहता हूँ हिंदुओं के लिए हर काम उन्होंने कर दिया है। 350 करोड़ का काली मंदिर, 350 करोड़ का दुर्गा आंगन, 350 करोड़ का सिलीगुड़ी टेम्पल, एक पंडित पुजारी को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए देना और मुसलमानों को ठेंगा। चूंकि ममता बनर्जी ने मुसलमानों आप बंगाल के लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या बंगाल के मुसलमानों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सर, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। तो फिर ये आपकी बातों से तो लग रहा है आपके लिए बड़ा कंसर्न यहाँ पर यही है। बहरहाल आप ठीक है, मौमिता जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनको भी लाता हूँ चर्चा में, आप यहाँ पर जवाब दीजिएगा अपना। मौमिता जी, एसआईआर का मुद्दा है कि वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा पश्चिम बंगाल की सियासत में। अब जरा इसको आप बताइए कि बंगाल के चुनाव में एसआईआर को क्या एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर कौन, यहाँ पर किसको ज्यादा फायदा हो रहा है? आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा मौमिता जी, उसको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
अभी आवाज आ रही है? जी। देखिए, बहुत सालों पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी सदन में खड़े होकर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर देश रहना है और देश की लोकतंत्र को अमर रहना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि देश के जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। और बंगाल में जो एसआईआर किया जा रहा है, ये कोई मुसलमान को हटाने के लिए नहीं, ये कोई परिवार से किसी का नाम रिमूव करने के लिए नहीं, ना ही तो ये किया जा रहा है कि चलो कोई किसी को अच्छा नहीं लगा कि चलो भैया आपका नाम काट देते हैं, इसके लिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो डेड वोटर्स है, जो लोग शायद घर पे नहीं रहते हैं, दूसरी जगह जाके रहते हैं, पर नाम अभी रह गया है वोटर लिस्ट में, उनका नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। एक क्लीन एंड नीट क्लीन प्रोसेस है ये। पर ये बाकी जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये विरोध हमने बिहार में भी देखे थे। उसके लिए बहुत सारे राहुल गांधी खुद बोले थे कि वोट चोरी हुआ था एंड यहाँ पे ममता बनर्जी और उनके जितने सारे पिट्ठू हैं वो ये बात कहते हैं कि नहीं, एसआईआर मतलब चुनाव आयोग जो है वो क्या बोलते हैं कि बीजेपी का पपेट है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। ये अभी इन्होंने भी कहा, ये एमआई वाला भाई सब। देखिए, बात यह है कि ना ये समझना होगा, एसआईआर लेके इतना चर्चा हो रही है तो ये चर्चा में ना इसका जो डेमोक्रेटिक ऑथेंटिकेशन है ये ध्वंस हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कंप्लीटली इसको डिस्ट्रक्शन के तौर पे लेकर जा रहे हैं ये लोग समझना ही नहीं चाहते। अगर वही ममता बनर्जी को तो मैडम इलेक्शन से पहले कंप्लीट करना चाहिए। भाई साहब, मैं आपके बारे में कुछ बात नहीं की, प्लीज इंटरप्ट नहीं, ठीक है मौमिता जी, क्योंकि देखिए राजनीति की यहाँ पर बात हो रही है। एक और सवाल मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, फिर आप भी जवाब दीजिएगा यहाँ पर। नफीस भाई, मौमिता जी, जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर उठा रहे हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो एसआईआर है इसकी प्रक्रिया के बारे में वो कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के दायरे में नागरिकता की जांच नहीं आती है, यानी नागरिकता की जांच हो रही है क्या एसआईआर के जरिए? एसआईआर उन्होंने जो कहा है वो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके लोगों को कंप्लीटली कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनआरसी के साथ उन्होंने कंप्लीटली इसको मिक्स कर दिया, मैं कहूंगी। क्योंकि एसआईआर क्या है मैं आपको अभी बताया, और नागरिकता के साथ एसआईआर का कोई संबंध है नहीं। मतलब हाँ, अगर दूसरे कोई देश का लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों को, इनका ये जो टीएमसी की प्रवक्ता बैठे हैं पुरोहित जी, इनका ही पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी, उनका ही एक नेत्री बहुत कुछ महीने पहले कहा था कि जाकिर का बहुत अच्छी तरीके से आधार के साथ लिंक कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पब्लिक डोमेन में भी ये इंटरव्यू अवेलेबल है, प्लीज जाकर चेक कर लीजिए प्रवक्ता साहब को अगर कुछ बोलना है। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि आधार कार्ड जाकिर का लिंक कर सकता है। तो अब सवाल तो ये आता है तवीज, ये किसके आधार कार्ड लिंक करने के लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? कि बांग्लादेशी कोई भी नागरिक का कोई हक नहीं बनता है कि बंगाल में आके वो लोग पेपर चेंज करके, पेपर क्रिएट करके वोट मतलब अपना वोट कास्ट करे। और अब देखिए एक बात, जब ये एसआईआर शुरू हुआ था बंगाल में, गुलशन कॉलोनी बोलकर यहाँ पे एक जगह है, आपको पता है या नहीं है मुझे नहीं पता जी। तो ये गुलशन कॉलोनी से बहुत सारे लोग जाकर सीमा पे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसको उस टाइम पे भागना था। उन लोग डर गए थे, उनको इस बात की डर थी कि अगर हमको पता चल गया लोगों को कि हम इलीगल इमिग्रेंट है, शायद हमको डिपोर्ट कर दिया गया होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके पास टीएमसी भी फिर उसको बचाने के लिए नहीं गया था, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम इनको बचाने के लिए जाए तो हमारी गलती सामने आ जाएगी। और ये अभी जो है मैं आपको बताती हूँ, बंगाल में अभी एसआईआर होने के लिए ये लोग डर रहे हैं कि यही ममता बनर्जी को हम बहुत साल पहले देखे थे चरण सिंह अटवाल जी के मुंह के ऊपर कागज थोपते हुए। चलिए, तो इसका जवाब जरा स्वयं प्रकाश जी आप देना चाहेंगे? नहीं, एकदम देना चाहेंगे। देखिए, ममता जी को सवाल उठाना ममता बनर्जी पर उठा सकती है, उनका अधिकार है, लोकतंत्र है। मगर देखिए, भारत का जो चुनाव है आज के डेट में व्यवस्थित वैज्ञानिक धांधली हो रही है। वैज्ञानिक साइंटिफिक रिगिंग कम्युनिस्ट करते थे जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता था, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने वही रवैया अपनाया है। आप देखिए, महाराष्ट्र की 148 सीटों में 132 सीट जीतते हैं, बिहार में 101 में से 89 सीट जीतते हैं। यह जनमत नहीं है, जनमत की हत्या है कि जिस तरह से 90% का स्ट्राइक रेट, जो इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जिनको 2024 के लोकसभा चुनाव में 200 जहां पे हारे वहां पर ये जीत रहे हैं। ये ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? जहां पर विपक्षी पार्टियां जीत रही हैं वहां पर ऐसा क्या हो गया सर? नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मगर ये पश्चिम नहीं तो बंगाल है, अगर एग्जांपल तो फिर सब जगह लागू होगा ना, फिर वहां कैसे लागू होगा जहां पर आप नहीं जीत रहे हैं और जहां आप जीत रहे हैं वहां लागू नहीं होगा? आप इसकी वो नहीं समझ रहे हैं, इनकी कॉन्स्पिरेसी नहीं समझ रहे हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा किया, मगर बंगाल में कर नहीं पा रहे हैं।
4 नवंबर से हमारे सैनिक रास्ते में खड़े हैं और हम चेष्टा करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, आप मुझे बताइए ना, हरियाणा से कौन सुप्रीम कोर्ट गया था, महाराष्ट्र बिहार से कौन सुप्रीम कोर्ट गया था, हमारी नेत्री गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप क्या साबित कर पाए? सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या यहाँ पर हासिल हुआ, जरा वो बताइए। आप आपके हक में क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में साबित हो पाया, जरा वो बताइए आप, तो उससे लेकर चीजें आगे बढ़े। क्योंकि देखिए इस तरह के आरोप तो और राज्यों में भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं यहाँ पर एसआईआर को लेकर। देखिए अभी देखिए मजेदार बात बता रहा हूं। हाँ। अभी मैंने आपके जो बैक ऑफिस है उनको भेजा है, एक फॉर्म भेजा है। फॉर्म 6 में जो फॉर्म जमा हो रहे हैं ना, उसमें उन्होंने आधार कार्ड को जन्म का प्रमाण पत्र मान रहे हैं, मगर पश्चिम बंगाल की 10वीं के माध्यमिक के परीक्षा के एग्जाम को नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बोलने से उनको मानना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंटरफेरेंस किया। इन्होंने 1 करोड़ 33 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लाइन में खड़ा कर दिया था। कितने लोग मर गए? करीब 200 लोगों की मृत्यु हो गई है। ऐसी क्या जरूरत है, इतनी क्या हड़बड़ी है? 3 महीने बाद आपको पता था चुनाव है, आप फटाफट क्यों? ऐसा क्यों कि आपको जनमत जीतने के लिए आपको पता है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से पश्चिम बंगाल कभी नहीं जीत सकते हैं, बिहार नहीं जीत सकते हैं, महाराष्ट्र नहीं जीत सकते हैं। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये हिंदी बेल्ट की 2-3 स्टेट की पार्टी है और इनको पता है कि ये साउथ में नहीं जीतेंगे, नॉर्थ ईस्ट में नहीं जीतेंगे। आपको पता है सर, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई इस मामले को लेकर हो रही थी तो कोर्ट की तरफ से क्या यहाँ पर कहा गया कि ये जो जिस तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं ना, संदेह पैदा करने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। संदेह पैदा करने को लेकर ही यहाँ पर सियासत हो रही है। आप ऐसे सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं जिससे संदेह यहाँ पर पैदा, वो सवाल आप सुप्रीम कोर्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ। मैं जो आपको टीवी चैनल में बोल रहा हूँ ना, फॉर्म 6 के बारे में, वो हम सुप्रीम कोर्ट में भी हम वो पॉइंट डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही आपको रास्ते चलते बात कर रहे हैं। ताबिज भाई, आपको ये सोचना है कि ये देश का लोकतंत्र जब जिंदा रहेगा कि इस देश के नागरिक को वोट देने का अधिकार जिंदा रहे। अगर आप आरएसएस की विचारधारा क्या है, आप सुबह से मैसेज पढ़िए। आरएसएस की विचारधारा है, सुबह पहले मुसलमानों को सेकंड स्टेज के सिटीजन बना दिया है, सेकंड कैटेगरी का सिटीजन, कि उनको वोट का अधिकार छीन लेना है। बंगाल के अंदर ये जो सवाल आप यहाँ पर रेज कर रहे हैं, निखिल जी हमारे साथ हैं। निखिल जी, आप वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं उन लोगों से जो आपके समर्थक नहीं है और दूसरे राज्यों के वोटर ऐड करवा रहे हैं। ये तो एक तरह से तृणमूल कांग्रेस का जो दुष्प्रचार जो है अपनी चरम सीमा पे चला गया है। अब देखिए, उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया से लेकर के आरएसएस पर इल्जामात की पूरी झड़ी लगा दी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है। जनता के मन में तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के प्रति जो रोष है, उसका प्रकटीकरण आने वाले चुनाव में होगा। 7,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई, 40 लाख जो है सो लोग पलायन करने पर मजबूर है, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां चली गई, महिलाओं पर दिनों दिन अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरह जो है यहाँ पार्क स्ट्रीट से लेकर के और जिस तरह कामदुनी का क्या हश्र हुआ, उसके बाद आरजी कर विश्व को आंदोलित करने का काम किया आरजी कर की घटना ने, उसके बाद भी ये सरकार पूरी तरह बेशर्म हो चुकी है। नैतिक अधिकार नहीं है आप लोगों को बोलने का। यहाँ पर आप एक हमारी जो राष्ट्रपति महोदय है उसका अपमान करने का काम किया गया, खुदीराम बोस बिहार में हुआ है का काम किया गया। अरे जनता के मन में इतना रोष है, इतना क्रोध है। घटना है, ज्यादा बड़ी बात मत करो। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल जो अपराधी जो है, देखिए जो मणिपुर में हुआ, उत्तर बिहार में हुआ है। अपराधी होता है वो बिहारी है ना, बंगाली है ना, बदनाम करने अपराध को अगर आप प्रश्रय दे रहे हैं, अगर आप बिहार की बेटी के साथ जो आप लोगों ने किया, ये कौन है गले में केसरिया रंग का गमछा डाल करके? कौन है ये व्यक्ति? बिहार के अंदर में हुआ है, डबल इंजन की सरकार है। आप पहले इसके बारे में बात करिए, ये कब हुआ है इसके बारे में बात करिए। 15 साल पहले आपात स्थिति में क्या हुआ उसकी बात कर रहे हो। मेरे 2013 की पाकिस्तान की घटना की बात कर रहे हो, 2011-12 की घटना की बात कर रहे हो। ये कल की घटना है और शर्म नहीं आती है। बेटी है, डबल इंजन सरकार की बात है, ये देखो फोटो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये आप कैसे, ये कौन व्यक्ति है? ये भारतीय जनता पार्टी का गेरुआ गमछा डाल कर बंगाल, ये जो लोग हैं, ये जो गुंडे हैं, इन गुंडों के पोषक कौन है? सबसे निम्न स्तर पर पोषक अमित शाह है। चलिए ठीक है, एसआईआर पर वापस आते हैं। स्वयं जी एसआईआर पर वापस आते हैं। यहाँ पर निखिल जी, एक सवाल मेरा ये भी था, ये जो 58 लाख वोटर, ये जो 58 लाख जो लिस्ट से बाहर हुए हैं नाम, ये जिनको वोट का अधिकार नहीं होगा, उन लोगों का क्या होगा जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया? देखिए,
उनको जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया है उनके लिए एवेन्यूज है, ट्राइब्यूनल है, उसके माध्यम से वो फिर से अपना नाम जो है तो शामिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये प्रॉब्लम हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उनके पास जाना है तो उनको ये डायरेक्ट कर दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट सीईओ के पास जाइए, और जितना ये जो जुडिशियल मैटर है, जो ट्राइब्यूनल का मैटर, उसको लेकर के डायरेक्ट सीईओ के ऑफिस में ये लोग धावा बोल रहे हैं। हो सकता है सारे फॉर्म 6 और वो फॉर्म इनके ही हो, हम पर कैसे ये लोग इल्जाम लगा सकते हैं? मेरा ये कहना है नहीं लगाए पे जा करके। अच्छा पुरोहित जी, आप ऐसे क्यों मान के चल रहे हैं कि वो जो फॉर्म जा रहे हैं वो बीजेपी के ही होंगे? आपके समर्थकों के फॉर्म नहीं हो सकते हैं? वो सबूत है, कोई सबूत नहीं है, ये अनर्गल इल्जाम है। सबूत ऐसा है कि जब जुडिशियल इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उनकी निगरानी में सारा काम होना चाहिए, डिलीटेशन हो, सबमिशन हो, जब क्योंकि इनके ऊपर तो संदेह है। ये लोग तो चोरी कर रहे हैं, चोर लोगों पर क्या विश्वास करेंगे जो पकड़े गए? सबसे ज्यादा चोरी तो तृणमूल कांग्रेस। अरे कोयला चोरी, स्वयं प्रकाश जी, एक बात बताइए, चुनाव कराने का काम तो चुनाव आयोग का ही है ना। अगर आप उसको लेकर इतने गंभीर आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं, अगर आपको भरोसा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं करवाएगा, चुनाव आयोग ही करवाएगा, फिर चुनाव में जाने का क्या मतलब? नहीं, सुनिए ताबिज भाई, जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस होता था, जब इलेक्शन कमीशन को चुनना पड़ता था, उनको हटा दिया गया। किसने हटाया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने हटाया। वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में तो आप चुनाव लड़ रहे हैं ना। चुनाव का बॉयकॉट तो नहीं किया टीएमसी ने कि हमें भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पे, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। और वो जुडिशियल इंटरफेरेंस से चुनाव होगा, वो जुडिशियल इंटरफेरेंस देखेगा कि कौन सही वोटर है और कौन एलिजिबल वोटर का नाम मत काटिए। इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? निष्पक्षता से चुनाव कराने की। किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए और अनएलिजिबल वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ममिता जी इस पर जरा आप यहाँ पर आइए। क्या आपको लगता है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में यही यहाँ पर मुफीद मुद्दा है टीएमसी के लिए भी कि वो एसआईआर पर ही टिके रहें ताकि कोई और बात यहाँ पर ना हो? क्योंकि काफी वक्त से ममता बनर्जी हैं, एक यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। तो एसआईआर का मुद्दा बढ़ चढ़कर उठाने की वजह क्या ये भी एक हो सकती है? एसआईआर के मुद्दे को बढ़ चढ़ के उठाने की बहुत सारे कारण मैं आपको बता सकती हूँ, पर टाइम शॉर्ट है, मैं इतने ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगी। बस मैं छोटे शब्द में कहूंगी कि देखिए, अभी ममता बनर्जी के पास 30 to 35% वोट शेयर है पूरी मुसलमान कम्युनिटी से। मतलब 70 to 75%, सॉरी उस टाइम पे 30 to 35% वोटर्स थे, और दैट मींस 70 to 75% वोट शेयर। तो उनको डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और बात आई तो एंटी इनकम्बेंसी, तो ममता बनर्जी को अच्छी तरीके से पता चल चुके हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो स्टार्ट करना शुरू हो गया। That's why she is afraid, and उनको ना ऐसा इलेक्शन हारने का चिंता नहीं है। उनको ये चिंता है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगी तो मेरे हाथ से पावर निकल जाएगा। तो that is why she is scared of। एंड मैं एक लाइन से पुरोहित जी को एक जवाब देना चाहूंगी। वो दूसरी स्टेट की बेटियों की बात कर रहे थे, तब इसके अपनी स्टेट की बेटियों को वो बचा पाए। मैं इसीलिए ये मुद्दा उठाती हूँ क्योंकि अभी बंगाल में सिर्फ एसआईआर नहीं, ये मुद्दा भी, महिला सुरक्षा की मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी उनको समझना चाहिए। 5 स्टेट की बेटी को वो बचा नहीं पाए, फिर कालियागंज, कुलतली, आरजीकर, कहीं पे भी बेटियों को वो बचा नहीं पाए। कभी भी कोई बलात्कार होता है और ममता बनर्जी आके बोलता है, अरे भैया चुप रहिए। कब आके वो बोलता है कि आप सिर्फ टीएमसी से सवाल शहरों में छोटी छोटी घटना होती है, आपको बीजेपी से सवाल करते नहीं। फिर उन्होंने कहते हैं कि क्योंकि बंगाल की बात हो रही है ना सर, फिर आप सत्ता में तो आप हैं, बंगाल का जवाब तो आप ही देंगे। इलेक्शन कमीशन को कौन ऑपरेट कर रहा है? बंगाल का जवाब तो आप ही देंगे। कोई भी राज्य से कोई भी चीफ मिनिस्टर बलात्कार होने के बाद कहाँ से बोल सकते हैं कि आप मुझसे सवाल नहीं कैसे बोल सकता है कि ये बड़े-बड़े देश में छोटी-छोटी घटनाएं ऐसे बड़े-बड़े राज्यों में होता है? कौन ऐसे बताता है? फिर कौन बोलता है लाभ दिया? कौन बोलता है कि लड़की प्रेग्नेंट, लड़की के साथ लाभ करता? उनको पता है ये अपनी राज्य में बेटी को सुरक्षा में नहीं रख सकते और ये स्वीकार भी नहीं कर सकते। लोगों पर मत थोपिए, ये पश्चिम बंगाल की जनता है और इनको पता है। ये रामकृष्ण परमहंस जनता जानती है, आपने क्या किया जनता जानती है, आपने जो डाटा दिया है, सुनिए 35 मैंने डेटा दिया है, खुद से बना के नहीं दिया, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है भैया, जाकर देख लीजिए। आपने बीजेपी से कभी सवाल किया है जीवन में?
आप राजनीतिक विश्लेषक मत हाँ। लिखिए, आप लिखिए आरएसएस प्रचारक। राजनीतिक आप विश्लेषण लिखिए। मतलब ये नहीं है कि अपनी स्टेट में रेप हो जाए, बलात्कार सर हो ये जाए, स्वयं प्रकाश जी ये बात गलत है। आप सवाल आपसे पूछा जाए तो आप पर्सनल अटैक करके सवालों से बच नहीं सकते हैं सर। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। सवाल का जवाब आपको यहाँ पर देना चाहिए था। बहरहाल नफीस जी आप यहाँ पर जरा आइए। देखिए मुद्दों की यहाँ पर बात हो रही है पश्चिम बंगाल में। आप भी क्या एक खास तबके को टारगेट करने के लिए अपनी सियासत चमका रहे हैं यहाँ पर? एसआईआर के इर्द गिर्द एमआईएम को भी कुछ नजर नहीं आ रहा है पश्चिम बंगाल में? नहीं सर, देखिए हमने बिहार में चुनाव मुसलमानों के लिए नहीं लड़ा बल्कि सीमांचल के विकास के लिए लड़ा। सेम एज वेल सेम कंडीशन में हम मुर्शिदाबाद के विकास के लिए बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर अगर लोगों का विश्वास आपके सहयोगी तो कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में इलेक्शन। सर मेरी बात सुनिए, पहले कंप्लीट होने दीजिए। एसआईआर अगर आप इस इलेक्शन के बाद पूरा टाइम लेकर लोगों को सुविधा का ख्याल रखते हुए करते तो इतनी बात पैदा नहीं होती। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद को अपनी बदनामी की है। जहां तक बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऑलरेडी मुसलमानों को बर्बाद कर चुकी है पश्चिम बंगाल में। एनसीआरबी का डेटा आप ले लीजिए, आप ड्रॉप ऑफ रेट का डेटा ले लीजिए, सब ये चिल्लाकर कहता है कि मुसलमान दिन ब दिन हर साल पिछड़ते ही जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए नफीस भाई, एक बात बताइए जिक्र की बात करते हैं एमआईएम और हुमायूं कबीर को आपको लगता है कि इतनी सीटें आ जाएंगी कि आप सरकार बना लें? सर देखिए ये जनता के ऊपर, और अगर नहीं आएंगी तो इस बात का आप मुझे जवाब दे दीजिए कि आपको लगता है इतनी सीटें आ जाएंगी आप सरकार बना लें। अगर नहीं आएंगी तो आपकी जो पार्टी के जो एमएलए बनेंगे वो किस तरफ जाएंगे? सर देखिए तेलंगाना में तो हम सरकार में नहीं है, हमारे 7 विधायक है और वो 24 घंटे जनता के साथ रहते हैं, काम करते हैं, सरकार से काम निकलवाते हैं। अरे तो सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे? उसको सरकार में रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा सरकार में रहेंगे ही नहीं आप? चाहे तो सत्ता दिला दे, जनता चाहे तो विपक्ष मिला दे। मेरा सवाल टीएमसी और बीजेपी से कि दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर क्योंकि आपकी पार्टी पर बी टीम सी टीम होने के आरोप बहुत लगते हैं। सर आरोप तो नेशनल टीवी पर गोदी मीडिया के होने भी लगते हैं। आरोप पर आप क्या करेंगे? हमें तो अपना काम करना है, आपको भी अपना काम करना है। अच्छा। आरोप से कुछ डिसाइड नहीं होता है। हम मुर्शिदाबाद के विकास के लिए लड़ रहे हैं। हम जितने भी विधायक जीतेंगे मुर्शिदाबाद में विकास करेंगे। वहां पर आर्सेनिक वाटर है, जहरीला पानी वहां के लोग पी रहे हैं, वहां स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का हालात जर्जर है। टीएमसी के नेता बैठे उनको मालूम है 15 साल में एक भी उन्होंने अच्छा हॉस्पिटल मुर्शिदाबाद में नहीं खोला। हम उसी के लिए लड़ रहे हैं और मुर्शिदाबाद के लोगों को हम यही बता रहे हैं कि आपको साफ आप मुर्शिदाबाद के लिए सिर्फ लड़ रहे हैं, ठीक है। मोमिता जी आइए। जी मैं ये कहूंगी अभी इसने कहा, अभी ये एमआईएम भाई साहब ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। ये मैं भी अग्री करती हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। तो क्या भाई साहब इसीलिए अभी बंगला में अपने पैर रखना चाहते हैं कि हमको मुसलमान के लिए कुछ करना है? ये तो खुद उन्होंने मुख से कह दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, ममता बनर्जी ने मुसलमानों को बात कर दी। अरे मुझे खत्म करने दीजिए, मुझे पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए बंगला का चुनाव किसी समुदाय के वोट बैंक का हिसाब किताब तो है नहीं। ये बंगला का हर घर, हर युवा, हर महिला पर परिवार के भविष्य का सवाल है। और ये जो ओवैसी साहब और हुमायूं की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनहित की काम नाम दिया है, जनहित की बात करती है कि सच में ये जनहित के वाली कोई काम करेंगे? क्योंकि इनका स्पोक्स पर्सन खुद बोल रहा है कि ममता बनर्जी मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। इनडायरेक्ट मतलब ये आता है फिर कि हम आते हैं मुसलमान के लिए काम करने के लिए। तो भैया आप हिंदू के लिए क्या करेंगे? आप जरा बताइए कि आपकी एजेंडा में हिंदुओं के लिए क्या है? मित्रा जी आपने सही से सुना नहीं है। मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं रहते हैं। हिंदुओं के लिए मुर्शिदाबाद में हिंदू नहीं रहते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए भाई साहब, आप एक बात मुर्शिदाबाद में एक बात बताइए ना कि आपकी एजेंडा में, आपकी एजेंडा अरे आपकी पार्टी से मुर्शिदाबाद में थोड़ी ना लड़ रही है चुनाव नफीस भाई। ठीक है हाँ। अरे मुर्शिदाबाद का मेयर का चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं आप। ताबीज उनको प्लीज कह दीजिए, ये बात बताए कि उनकी एजेंडा में हिंदुओं के लिए काम करने का क्या क्या मुर्शिदाबाद से ऊपर पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं दिखता आपकी पार्टी को। ये मेरा हक है एक बंगाली होने के नाते, बंगाल का बेटी होने के नाते ये जानने की मुझे पूरा हक है कि आप हिंदुओं के लिए क्या करने के लिए सोचा है, ये मैं जानना चाहती हूँ। बंगाल को रिप्रेजेंट करती हूँ, बस आप मुझे बताइए, बस और कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद छोड़िए, आप पूरी बंगाल में आ रहे। यहाँ पे चुनाव तो सिर्फ मुर्शिदाबाद में नहीं लड़ा जाएगा, पूरी बंगाल के लिए आपको आना है। तो आप बताइए कि हिंदुओं के लिए आपकी एजेंडा में क्या है? बस मैं चुप कर जाऊंगी। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी विश्लेषण और भी सही हो जाए आपके बारे में। आप ये बताइए कि हिंदुओं के लिए आप क्या करने के लिए सोचा है? बस आप हाँ बोलिए। हाँ जवाब सुन लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। हमारी पार्टी मुर्शिदाबाद में ही 10 से 12 सीट लड़ रही है। मुर्शिदाबाद में हिंदू भी रहते हैं, हम मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मुर्शिदाबाद में जहरीला पानी मुसलमान हिंदू दोनों पी रहे हैं।
एमआईएम के नेता जीतेंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, फिर काम होगा, साफ पानी हिंदू मुसलमान दोनों पिएगा। अच्छा, जो हरगोविंद दास चंदन दास को मारा गया है उसको वापस तो नहीं ला सकते, तो आप क्या लिख के दे सकते हैं कि ऐसा घटना और कभी नहीं घटेगी, कोई हरगोविंद दास चंदन दास की मौत नहीं होगी, आप लिख कर दे सकते हैं। और देखिए भाई साहब क्या है, आप बंगाल में नए हो, ये जो क्राइम की आप बात कर रही है ना, क्या बंगाल में नए क्या भाई, मैं यही का पैदा हूँ, मैं मैडम मैं यही का पैदा हूँ। अरे भैया आप पता नहीं कितने साल मैं बंगाल से हूँ, बंगाल में रहती हूँ, तो मैं भी बंगाल से ही हूँ। जो बंगला आप बोल सकते हैं मैं भी बोल सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप, रेसिज्म कर रहे हैं? बात तो सिर्फ मुर्शिदाबाद की कर रहे हैं आप, बंगाल की बात तो एक बार नहीं सुनी मैंने आपसे। चलिए ठीक है, ठीक है। अरे तो सिर्फ मुर्शिदाबाद थोड़ी वहां पर है भाई साहब, बंगाल के चुनाव के ऊपर आप मुर्शिदाबाद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, संगठन हम वही लड़ रहे हैं ना, हम कांग्रेस थोड़ी जो बंगाल में लड़ते। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन देखिए एसआईआर लगातार एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है कि बढ़ चढ़कर टीएमसी और अब एमआईएम भी इस मुद्दे को लेकर सवाल यहां पर पूछ रही है। अब क्या असर इसका दिखता है चुनाव में, ये तो वक्त यहां पर बताएगा।